का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। कल जो केंद्र की सरकार ने फैसला लिया कि जातिगत जनगणना होगा, जो आगामी जनगणना है उसमें अब जाति भी होगी। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ये होगा, क्योंकि जो पहला जनगणना हुआ था वो तो जातिगत हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार होने की वजह से दूसरा जनगणना नहीं हो पाया था। तीसरे जनगणने के वक्त हमारा देश आज़ाद हो गया था। तब तत्कालीन सरकार ने ये कहते हुए इस जातिगत जनगणना को हटा दिया कि इसमें एकता में दरार आएगी। यानी कल तक जो कांग्रेस जिस बात से इनकार करता था, आज वो कांग्रेस की मांग है। कल तक बीजेपी जो कहती थी करने में कठिनाई है, आज वो कह रही है कि हमने फैसला ले लिया है, हम ऐसा करने जा रहे हैं। क्या ये बदलते समय के साथ समाज का डिमांड है या नेताओं का डिमांड है, इस बात को समझना है। और क्या ये समय की जरूरत है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि जातिगत जनगणना जहां हुआ या जो आगे पूरे देश में होगा, इसका लाभ किसको होगा, इसका हानि किसको पहुंच सकता है, या सभी को लाभ होगा या सभी को हानि होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार हैं। सबसे पहला सवाल सर, जब नेहरू जी लीड करते थे कांग्रेस को, उन्होंने आज़ादी के समय जब जनगणना हुआ तो ये कह के हटा दिया कि ये स्पेसिफिक हो जाता है, ये ठीक नहीं रहेगा देश के लिए। फिर समय बदलते चला गया, कांग्रेस ने इसकी डिमांड की। आज़ाद देश में इससे पहले तो जातिगत जनगणना कराई सरकार, पर वो सार्वजनिक नहीं की। कहा जा रहा है कि भाई उसमें डिमांड है सभी राजनीतिक दलों का कि उसको सार्वजनिक करें। अब सरकार ने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस ने आज पूरे दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है कि झुकता है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब कांग्रेस इसको अपनी एक जीत मान के चल रही है। तो क्या बिना कानून में या जो एक्ट है 1948 जनगणना का, उसमें बिना संशोधन कराए भी ये संभव है सरकार के एक फैसले से, संकल्प से, कि जातिगत जनगणना हो जाएगी और सार्वजनिक होगा? बिल्कुल नहीं। 1948 का जो मतलब एक्ट है देश में, उसमें सिर्फ एसटी और एससी के जनगणना की बात कही गई है। उसमें सिर्फ मतलब वर्ग का कैटेगरी। हाँ, अब अगर जातिगत जनगणना कराना है तो वो कॉलम अन्य जातियों का भी उसमें जोड़ना होगा। इसके लिए उस एक्ट में संशोधन आवश्यक ही नहीं, नितांत आवश्यक है। तो और जो एक आप शुरू में ही कह गए, मतलब एक इतना मतलब विरोधाभास है जिसका आकलन कोई नहीं कर पा रहा है कि नेहरू जी की पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया गया था कि देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी। और कांग्रेस के ही आज सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और आपने जैसा फिर बताया कि भाजपा कल तक जातिगत जनगणना के विरोध में थी और आज भाजपा वो कठिन कह रही थी। जैसे हेमंत सोरेन जब मिलने गए थे सर्वदलीय दल को लेकर कि जातिगत जनगणना कराइए, तो अमित शाह ने इसको कठिन कहा था। उस समय के अखबारों की ये सुर्खियां, हेडलाइन भी बनी थी। और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई बिहार ने कराया, कर्नाटक ने कराया, हेमंत जी भी करा ले, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो वही हम बोल रहे हैं, जो कल तक जो बीजेपी कह रही थी जो कठिन है या वो इसके पक्ष में नहीं थी, आज बिल्कुल पक्ष में कूद गई है। हाँ, सारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि देश में ऐतिहासिक फैसला है ये। और अब तो मेरा मानना है जो एक बार जातिगत जनगणना हो ही जानी चाहिए। ये जो पिछले 4-5 दशक से मांग होती रही है, अब मतलब राजनीतिक दलों को भी और देश में रहने वाली जनता को भी अब पता चल ही जाना चाहिए जहाँ हमारी संख्या कितनी है। क्योंकि अब तो आगे की राजनीति उसी पर आधारित होगी, जिसकी जनसंख्या जितनी होगी उस आधार पर वो अपना हक की मांग करेगा। और हक की जब मांग करेगा तो ये मामला बहुत बुरी तरह उलझेगा। और मेरा जो मानना है
कि अगले एक दशक तक देश जो है ये जातिगत जनगणना के आंकड़े पर यहाँ देश में राजनीति होगी। नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मंडल कमीशन, मान लीजिए उस समय देश गुलाम था, जातियों में बांट कर नहीं देखना चाहते होंगे नेहरू जी, इस वजह से उन्होंने इस कॉलम को हटा दिया, मतलब इस कारण को हटा दिया कि अभी फिलहाल तो एकता जरूरी है। तत्कालिक तत्कालिक देश आजाद हुआ था। अब जब देश एक सशक्ति की ओर बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है, तो वो समाज जो पीछे रह गया, कई कारण हो सकते हैं पिछड़ेपन का, तो वो अगर उस पिछड़े समाज को आगे लाने का जरूरत है, तो क्या अब रेखांकित करने की जरूरत नहीं है कि भाई सिर्फ पिछड़े बोल के या ओबीसी बोल के तो रेखांकित नहीं किया जा सकता है, या फॉरवर्ड बोल के या एसटी एससी बोल के, उसमें भी कई उपजातियां होंगी जो अत्यंत पिछड़ी रह गई होगी। जैसे ईबीसी की चर्चा होती है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मतलब पिछड़ा ही नहीं, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेज आ रहे थे पहले, फिर अब आया कि नहीं BC1 BC2, तो हो सकता है कि सरकार BC3 का भी विकल्प बना बिल्कुल, सके। तरह तरह की राजनीति होगी अभी इसमें। मान लीजिए ओबीसी की जो जातियां हैं उसका जब आंकड़ा सामने आएगा और उसमें जो ओबीसी में जो अब तो हर जाति में क्रीमी लेयर हो गया है और एक मतलब दलित हो गया है, मतलब दबा कुचला है। तो जिस ओबीसी के आंकड़ा आएगा और ओबीसी के आंकड़े में जो पिछड़ी जातियां मतलब पिछड़ी जाति में भी जो पिछड़े हैं और उनकी जनसंख्या सही है तो मांग उठेगी और पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट बैंक के दृष्टिकोण से उनके आरक्षण बढ़ाने की मांग करेगी, जहां सत्ता में रहेगी उसका आरक्षण बढ़ाएगी पार्टियां। तो अब तरह तरह का, इसीलिए मैंने कहा कि अगले एक दशक तक अब यह देश जो है जातीय जनगणना के आंकड़े पर इस देश में राजनीति होगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम दर्शकों को समझाएं, हम सही हुए कि या गलत, ही आप इसको करेक्ट कीजिएगा, कि एसटी में भी अब ये देखना होगा कि ओरांव आगे है कि मुंडा आगे है कि सोरेन आगे है, कि इस तरीके से मतलब आप कह रहे हैं कि देखा मतलब हम जाएगा खड़िया आगे है, या पिछड़े में भी देखा जाएगा कि भाई बनिया ज्यादा पिछड़ा हुआ है या यादव ज्यादा पिछड़ा हुआ है, या मुसलमान के वो वर्ग जो अंसारी है वो ज्यादा पिछड़ा हुआ है। देखिए, मतलब हम दावे से नहीं कहेंगे जो ऐसा ही होगा, लेकिन जो यह देश है, यहाँ जाति धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और वोट बैंक का केंद्र बिंदु रहा है। तो वहां तो ये मुद्दा उठेगा, ओबीसी के अंदर उठेगा, ओबीसी के बाहर उठेगा। अब आप जैसा कि मुसलमानों में भी पिछड़ी जातियां हैं, तो वो उनकी ओर से भी तो मांग उठेगा कि हमारा आरक्षण बढ़ना चाहिए। और जहां लगेगा जिस राजनीतिक दल को जो हमको इनका आरक्षण बढ़ाने से इनका वोट बैंक हमको मिलेगा, उस तरह का खेल शुरू होगा इस देश में। नहीं, जब आरक्षण ओबीसी को दिया गया तब काउंट किया गया कि भाई 54% है, इसलिए इनको हाफ 27% दिया गया आरक्षण। तो ऐसा, मतलब आप कहने का अभी भी जो परसेंटेज वाइज लेंगे वो उतना ही होगा, या आपको लगता है कि नहीं उसमें फेरबदल हो गया है, एक जाति के आबादी ज्यादा हो गई है, दूसरी जाति की नहीं, आबादी कम हो गई? देखिए दो चीज आप पूछ रहे हैं हमसे जिसको हम लगता है जो क्लियर करना चाहिए। एक तो जो ओबीसी का जो आरक्षण की सीमा है वो क्या बढ़ेगा, तो उसका जवाब तो अभी हम नहीं दे नहीं, पाएंगे। वो तो फिर अलग इश्यू हो गया कि जो 50% का स्लैब है उसको तोड़ने के बाद वो फैसले पे हम लोग जाएंगे। ठीक है। हाँ। अब दूसरा आपका सवाल यह है जो 50% में जो ओबीसी की जातियां हैं उसमें कैसे आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो एक तो हम लोग देख चुके हैं ना, जो ओबीसी अब BC1 और BC2 हुआ है, तो क्यों नहीं आने वाले समय में BC1 BC2 BC3 में जातियों को बांट दिया जाए। ऐसा भी तो मांग मतलब उठेगी। वो ऐसे पिछड़ी जाति जो अब संपन्न हो गए हैं, आप ये कहना हाँ चाह रहे हाँ, हैं? उनको BC1 में रखा जाए, उनसे जो कम संपन्न है उनको BC2 में रखा जाए, जो अति दलित हैं या पिछड़े हैं उनको BC3 किया जाए। तो इस तरह की राजनीति शुरू होगी इस देश में। अब होगा क्या, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। ठीक है, मान लीजिए दो स्टेट ने ये सर्वेक्षण कराए, जनगणना तो उनके अधिकार में नहीं था इसलिए वो शब्द हटा दिया, तो उन दो स्टेटों की सरकार ने कोई ऐसा फैसला किया है कि जो वो डाटा निकल कर आया
सिर्फ डाटा कलेक्ट करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, डाटा कलेक्शन हुआ उस पे एक्ट करना इम्पोर्टेंट है। तो क्या वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने स्तर से कोई ऐसा एक्ट किया कि उस डाटा जो मिला उससे फायदा हो समाज के लोगों को? अभी तो ऐसा दिखा नहीं है। अभी तक तो जो वो सर्वेक्षण हुआ, डाटा कलेक्ट हुआ, उसका कुछ मतलब पार्ट जो है सो बाहर आया है, लेकिन उसके आधार पर कोई विकास की रणनीति बनी हो, या मतलब कोई आरक्षण या किसी जाति के आगे बढ़ाने के लिए उसको दूसरे रूप से मदद करने का कोई सरकार ने योजना बनाई हो, ये अभी नहीं आया। मान लीजिए कि जिस जाति की जनसंख्या कम है, जो आप कह रहे हैं कि 2 राज्यों ने किया है, तो क्या उन पॉलिटिकल चेंजेस कुछ देख पा रहे हैं? मान लीजिए पॉलिसी वाइज कोई चेंजेस नहीं आया, पॉलिटिकल चेंजेस की उस जाति के नेता को, जिनकी आबादी अधिक है, उनको ज़्यादा तवज्जो मिल रही हो राजनीतिक दलों के द्वारा? अभी तो ऐसा दिखा नहीं है, क्योंकि उसके बाद से जैसे बिहार में हुआ है, तो बिहार में लोकसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ है। जाति का मुद्दा थोड़ा सा विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा प्रभावी होता है, तो वो आंकड़ा भी, वो सर्वेक्षण के आंकड़े पर भी तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन यह जनगणना जो है सेंसस के साथ होगा, जातीय जनगणना, ये आधिकारिक होगा, विधि सम्मत होगा, और उसके बाद नीति आयोग से लेकर प्लानिंग कमीशन तक जो भी मतलब एक स्ट्रेटजी बनाएगा या सरकार को रिकमेंड करेगा, जो इस जाति का स्थिति कमजोर है, इसके लिए केंद्र या राज्य को अलग से कदम उठाना चाहिए, तब कोई रणनीति योजना और जो भी होगा वो मतलब भविष्य में। ठीक है, इसमें 2-3 चीज जो नई मतलब जानकारी है, तो वो भी पब्लिक को जानना चाहिए। अभी देश में 1270 एसटी जातियां हैं। एसटी की 1270 जाति है, और एससी की 748। ठीक है। और इसका आंकड़ा बता रहा 2011 के सेंसस के अनुसार, जो एसटी की जो 1270 जातियां हैं, इनकी आबादी 16.6% है। उसी तरह एससी की जो 748 जातियां हैं, उसकी आबादी 8.6% है। एक और ओबीसी का आंकड़ा, मतलब ओबीसी की जातियां देश में लगभग एक जो अनुमान नहीं, एक आंकड़ा जो आया है वो है 2650 जातियां ओबीसी के अंदर है। 2650 जाति पूरे देश में। हाँ, ठीक है। अगर अब इसी को मानते हैं कि ये 2011 का जनगणना का आप हवाला दे रहे हैं कि भाई ओबीसी में एक जाति नहीं है, 1270 तरीके की जातियां हैं। ये 2650 जो है ये सेंसस के अनुसार नहीं है। अच्छा। सेंसस में ओबीसी का कहीं पर मतलब कॉलम नहीं है। अच्छा। उसमें सेंसस का जो 1948 का कानून है, उसमें सिर्फ एसटी और एससी का। अच्छा। तो ये जो है, मान लीजिए जो झारखंड है, तो झारखंड अपना एक ओबीसी का सूची बनाया है ना, BC1 और BC2 का, तो मान लीजिए यहाँ 138 जातियां या 140 जातियां हैं उस तरह से। तो पूरे देश भर में लगभग 2650 जाति आती है ओबीसी में, मान लिया जाए। एसटी में 1270 जाति आती हैं, और एससी में 748 जाति। तो इस जनगणना के बाद क्या राजनीतिक दलों के द्वारा या समाज के द्वारा एक और दबाव पड़ने लगेगा कि अब हमको ओबीसी से एसटी में ले जाइए, या एसटी से एससी में ले जाइए, या एससी से एसटी में ले जाइए, या फॉरवर्ड से ओबीसी में ले जाइए? क्योंकि झारखंड में इस तरीके की मांग हो रही है। जैसे कुर्मी समुदाय अपने आप को फिर कह रहा है कि हम पहले एसटी में थे और फिर से एसटी में ही आना चाहिए। तो ऐसा आपको लग रहा है कि ये देश भर में फिर कई जातियों में ये होड़ मचेगी? देखिए, ये जोर पकड़ सकती है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर जारी भी है, पहले से जारी है, कोई ये नया चीज नहीं है। हाँ, आंकड़ा आने के बाद ये जोर पकड़ सकता है जी, इस जाति के लोग जो है तो ओबीसी से एसटी का मांग करें या एससी। अब जैसे कि आप देखेंगे झारखंड में ही भोक्ता जो था वो एससी में था,
और वो मांग किया कि नहीं हमको एसटी में शामिल कीजिए, एसटी में शामिल कीजिए, और अंत में पिछले केंद्र सरकार ने कर भी दिया। कर भी दिया। तो वो तो प्रक्रिया जो है, अब आंकड़ा आने के बाद ये जोर पकड़ सकता है, जो हमको भी एसटी में शामिल कीजिए, हमको भी ओबीसी में शामिल कीजिए। मान लीजिए जो फॉरवर्ड की जातियां हैं, जो भी जातियां हैं उसमें जो कमजोर है वो भी मांग करना शुरू करेगी, जो हमको भाई अब ओबीसी में शामिल कीजिए। जब मंडल कमीशन बीपी मंडल जी का नाम लिया जाता है कि भाई लागू करने समय, उस समय भी देश एक मतलब दो तरफ में दिखा। कोई उस फैसले के समर्थन में था, कई लोग विरोध में थे। आज क्या स्थिति देखकर लग रही है कि क्या पूरा देश का मिजाज है इस तरीके से करने का, या आज भी आपको लग रहा है कि नहीं इस मुद्दे पर सबकी अलग अलग राय है? नहीं, और बहुमत तो जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। काहे कि पहले तो राजनीतिक दल इसको अपना राजनीतिक एजेंडा बना रहे थे, लेकिन बाद में तो धीरे धीरे समाज के लोग भी इसके पक्ष में दिखने लगे। और अगर कह सकते हैं तो फॉरवर्ड जातियां भले मतलब अ, उतना समर्थन में नहीं दिख रही थी, लेकिन ओबीसी की जो जातियां जो देश में सबसे अधिक है, वो तो जातीय संरक्षण के पक्ष में दिख रही थी। और पॉलिटिकल पार्टी भी दिख रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी जो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा नहीं मतलब सबसे मतलब मजबूत बड़ी पार्टी, कांग्रेस, बीजेडी, एसपी, आरजेडी, बीएसपी जैसी पार्टियां जातीय संरक्षण के पक्ष में थी। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम मतलब तत्कालिक एक चुनाव जो है बिहार में ये माना जाता है कि नीतीश कुमार को आप कहे कि क्रेडिट जाता है या डिसक्रेडिट जाता है कि उन्होंने पिछड़ी में भी अति पिछड़ी को खोजा, मुसलमानों में भी वो अत्यंत पिछड़े को खोजे। तो ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक है जो अति पिछड़ा उनके साथ रहता है, और आरजेडी के वोट बैंक से पिछड़ों का कुछ संख्या टूटकर गया था। अब जब ये ऐलान हो गया, चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी जैसे पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी जो वहाँ बिहार में है, जो जात बेस्ड पॉलिटिक्स ज़्यादा करती हैं, ध्यान में रहती है, उनके समर्थक, उनका कोर वोटर दिखता है, और एक तरफ बीजेपी का, कोई लाभ किसी को हानि किसी दल को? अभी तो किसी दल को हानि और लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो दो ही विषय है। अब जैसे कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां कह रही है कि हमारे दबाव में बीजेपी को झुकना पड़ा, जातीय जनगणना करानी पड़ रही है। और बीजेपी कह रही है कि जो हम करा दिए, देश चाहता था हम करा दिए, तो वो अपना क्रेडिट ले रहा है और ये विपक्षी पार्टियां अपना क्रेडिट ले रही है। तो ये तो अभी तो क्रेडिट का होड़ है। और इसमें किसी को अभी तो जातीय चूंकि जनगणना हुई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बहुत किसी को बीजेपी को बहुत लाभ हो जाएगा। नहीं, इस ऐलान से तो लाभ हो सकता है ना बिहार के चुनाव में? नहीं, इस ऐलान से बीजेपी को इतना ही लाभ होता दिख रहा है फिलहाल। जो जो आरजेडी जैसी पार्टियां मतलब मांग कर रही जिसको इशू बना रही थी, उनका इशू जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा, बस ये लाभ इतना भर दिखता है। तो अब जैसे कांग्रेस एक दूसरा इशू सबसे बड़ा लेकर उठ रही है कि 50% का स्लैब पे भी विचार किया जाए और इसको और एक्सटेंड किया जाए, 50% में बात नहीं बन रही है। तो क्या ये केंद्र की सरकार आगामी चुनाव में या फिर उसके बाद उन पे ये भी एक दबाव बनेगा कि इस पे भी विचार हो आरक्षण का, कि आरक्षण का प्रतिशत कितना हो? जिस तरीके से मोदी सरकार ने फॉरवर्ड जाति के लिए 10% दिया जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और पहले से 50%, तो अब इसको भी बढ़ाया जाए। कुछ राज्यों में तो बढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। हाँ। कह रहे हैं वो कांग्रेस पर तो निश्चित रूप से दबाव पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस मतलब खुलेआम और डंके की चोट पर कह रही है कि हम 50% की सीमा को तोड़ेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर वो सत्ता में आती है तो उस पर तो नैतिक और व्यवहारिक दोनों दबाव पड़ेगा। जो अब आप सत्ता में आ गए हैं तो आप बढ़ाइए। और यह तो सच है, जो देश में पिछड़ी जातियां, एसटी और एससी की जातियों की जनसंख्या तो फॉरवर्ड से ज्यादा है ही। जिनको आरक्षण मिल रहा है उनकी जनसंख्या तो ज्यादा है ही।
अब वो बहुत विवाद और बहस का सब्जेक्ट बनेगा। जो क्या अब क्या जितनी जो जातियां हैं और जितनी उनकी जनसंख्या, उसी के अनुसार सबको आरक्षण दे दिया जाए। आरक्षण का मतलब चैप्टर विवाद का मतलब खत्म कर दिया जाए। तो ये तो बहुत अभी तत्काल आप नहीं मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ ही वर्षों में 50% की सीमा को एकदम बिल्कुल तोड़ के और तोड़ दिया जाए। लेकिन ये जनगणना कोरोना के चलते नहीं हो पाया, पेंडिंग है। जनगणना के बाद संभवतः सरकार परिसीमन पे भी विचार करेगी, चुनाव में भी जाएगी। 33% महिलाओं का आरक्षण का भी बात आ रहा है। तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, किस और मतलब पॉलिटिकल मूव होगा सभी देखिए, का। वो तो क्लियर दिख रहा है। जो मतलब फीडबैक आ रहा है उसके अनुसार अभी जो जनगणना शुरू होगी तो इसमें लगभग 1 साल का समय लगेगा। तो 1 साल का समय में जनगणना पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमको लगता है जो बीजेपी की सरकार परिसीमन की ओर आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद जो महिला आरक्षण का वो मतलब बिल पास कर चुकी है भाजपा की सरकार, वो महिला आरक्षण की ओर जाएगी बात। उसके बाद फिर जो हिंदू मुस्लिम का जो विषय है, कॉमन सिविल कोड, इस तरह से इन मुद्दों पर देश आगे बढ़ेगा ऐसा दिख रहा है। और तब तक फिर अगला लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। एक संभवतः मेरा आखिरी सवाल होगा कि बीजेपी के तमाम नेता जब कहते थे बटोगे कटोगे, अभी देश में अचानक कहीं कोई बहुत बड़ा आंदोलन इस डिमांड को लेकर नहीं आ रहा था। आखिर केंद्र सरकार इसी टाइम को क्यों चुनी? आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, दो चीज तो बिल्कुल दिख रहा है। एक तो जो जातीय जनगणना की मांग करने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टियां थी, उनका मुंह चुप कर देना पहला। दूसरा, जो पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा था और जिस तरह से देश की जनता और राजनीतिक पार्टियां मांग करने लगी कि जो आप पाकिस्तान को अटैक करके पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, 3 टुकड़ों में बांट दीजिए। और यह केंद्र सरकार कहीं ना कहीं महसूस की होगी जो अभी ये संभव नहीं है जो अटैक करके हम उसको दो फाड़ कर दें। तो वहां से मतलब विषय को भटकाने के लिए भी अभी जातीय जनगणना का ये सुगुफा नहीं, मतलब ये निर्णय लेके विषय को पाकिस्तान से भटका के जातीय जनगणना की ओर मोड़ दिया गया है। या हो सकता है कि जनगणना सरकार तुरंत शुरू कराना चाहती हो, इसलिए भी ये। तो कराना भी चाहती है तो ये 1 साल लगेगा इसमें। अभी तो घोषणा हुई है, इसका पूरा प्रपोजल बनेगा। अब जैसे कि आपको एक और जानकारी मतलब हम लोग को देना चाहिए कि जो 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें 29 कॉलम थे हम्म, जनगणना के कॉलम में। और उस 29 कॉलम में जैसे नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, एससी है या एसटी है, मातृभाषा क्या है, बच्चे कितने हैं, ये है। अब जो जातिगत जनगणना होगी तो अब उसमें भी एक सवाल उठ रहा है जो आने वाले समय में वो क्लियर होगा। जो अब जाति मान लीजिए कोई राजपूत है तो राजपूत में भी उपजातियां हैं। अब उसी तरह से ब्राह्मण भी है तो उसमें भी उपजातियां हैं। अब जो वैश्य है उसमें भी बहुत उपजातियां हैं, कोई तेली है, कोई सूरी है, कोई भगत है। तो अब उस कॉलम में क्या क्या होगा, ये अभी सरकार कितना ऑप्शन देती है? कितना ऑप्शन देती है, और ये सब थोड़ा सा हम लोग को भी। तो आगे देखिए कि जब आपके पास लोग आएंगे जनगणना के लिए तो क्या क्या सवाल करेंगे, और आप जिस जाति से अपने आप को एसोसिएट करते हैं क्या वो कॉलम में रहेगा या नहीं रहेगा। जितेंद्र जी कह रहे हैं ये भी सवाल है और ये भी देखने लायक है। कह रहे हैं कि इस वक्त टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहा है, उन्होंने बताया कि कई ऐसे विषय हैं जिससे मुद्दा पब्लिक का भटक गया है और खासकर वो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला है। तो क्या वो भी एक कारण है इसका अभी अनाउंसमेंट का, या फिर देश का मिजाज जिस तरीके से बना, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि ये होना ही चाहिए और कांग्रेस इसका क्रेडिट ले रही है। तो बिहार इलेक्शन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्षेत्रीय दल को इसका नुकसान हो जाएगा या क्षेत्रीय दलों को इसका फायदा हो जाएगा, या फिर बीजेपी को एक बड़ी बढ़त दिखेगी, ये सब आगे समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पे आप अपनी जानकारी, राय और ज्यादा इकट्ठित कीजिए, उसके बाद ही किसी तर्क पर जाइए। शुक्रिया।